आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ अगाथा क्रिस्टी सीरीज़ की एक और दिलचस्प कहानी क्रिसमस ट्रेजेडी। ये एक शॉर्ट स्टोरी है। 1930 में जब ये कहानी पब्लिश हुई तब इसका नाम द हैट एंड द एलिबाई था। अब इसका नाम ऐसा क्यों था ये तो हमें कहानी सुनने पे ही मालूम पड़ेगा। बहुत ही ट्विस्ट और टर्न से भरी ये कहानी है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कहानी सुनने के पहले ही एक लाइक ज़रूर करें क्योंकि कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो सुनते हैं इस कहानी का एक्सप्लेनेशन मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है जब सर हेनरी क्लिथरिंग आते हैं कॉलोनल बेंट्री के घर पे और कहते हैं कि कोई एक कहानी आज लेडी को सुनानी चाहिए। वहाँ पर 3 लेडीज़ हैं और 3 जेंट्स हैं। सब लोग कहते हैं कि लेडीज़ लोग के पास भी काफ़ी कहानियाँ होंगी दिलचस्प, खास करके मिस मार्पल के पास। तो क्यों ना कोई ऐसी कहानी सुनाई जाए जिससे कि समय भी अच्छा कटे और सबको कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगाने का भी मौका मिले। तो बताती हैं मिस मार्पल कहती हैं कि उन्हें कहानी सुनाने का जो हुनर है वो नहीं आता। वो ज़रूर उटपटांग रूप से कहानी सुनाएंगी। अगर सब लोग बेयर कर सकते हैं उनकी इस तरह की कहानी सुनाने की आदत को तो ज़रूर सुनाएंगी। खैर वो बताना शुरू करती हैं कि उनके पास एक अद्भुत क्षमता है, जैसे एक जौहरी के पास होती है। अगर वो कोई पत्थर देखता है तो बता सकता है वह हीरा है कि नहीं। ऐसे ही जो पुरातत्व विभाग के लोग होते हैं वो किसी भी पत्थर को देख के, किसी भी आर्टिफैक्ट को देख के बता सकते हैं यह असली है कि नहीं। उसका कोई पैमाना नहीं होता, ये सिर्फ उनकी नज़र होती है जो भाप लेती है असली और नकली को। उसी तरह से मिस मार्पल कहती हैं कि उनके पास भी एक ये गॉड गिफ्टेड है उनके पास चीज़ की किसी भी आदमी को देख के ये बता सकती हैं कि उसके मन में क्या है। क्या वो दूसरे की जान लेने वाला है, क्या दूसरे के लिए खतरा है, वो अच्छे होने का ढोंग कर रहा है या वह सच में दिल का हीरा है। इसी तरह से वो बताती हैं कि जब उन्होंने पहली बार मिस्टर सैंडर्स को देखा था, मिस्टर सैंडर और मिसेस सैंडर्स की शादी हुए बहुत टाइम नहीं हुआ है, तब उन्हें लग गया था कि मिसेस सैंडर्स को अपने पति से खतरा है। ये तीनों एक ट्रैम की छत पे खड़े थे और अचानक मिस्टर सैंडर के कदम डगमगा जाते हैं और वो काफ़ी लंबे चौड़े भारी भरकम इंसान थे। वो मर्चेंट नेवी में काम कर चुके थे। वो अचानक से अपनी पत्नी के ऊपर गिर जाते हैं। उनकी पत्नी बेचारी छोटी सी स्लिम सी लेडी थी और वह बहुत तेज़ी से ट्राम की सीढ़ियों के नीचे घिसकती हैं। अगर उनको उस समय कंडक्टर नहीं बचाता तो वो सीधे सड़क पे गिरती और उनकी मौत हो सकती थी। मिस्टर सैंडर उस समय ऐसा व्यक्त करते हैं कि सच में वो ट्रैम के ऊपर अपना बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाए। लेकिन कहती हैं मिस मार्पल की ट्रैम के ऊपर जब वो बूढ़ी हैं और इतनी फिजिकली फिट नहीं रह गई हैं अब, तब उन्होंने अपना बैलेंस इतने अच्छे से मेंटेन कर रखा था। तो मिस्टर सैंडर्स जो कि मर्चेंट नेवी में काम कर चुके हैं वो कैसे डगमगा गए थे। ऐसे ही बताती हैं मिस मार्पल कि बहुत पहले एक ईथल नाम की लड़की थी। उसको देखते ही ये भाप गई थी कि ये जो हाउसमेड है ये ठीक नहीं है। उन्होंने अपनी फ्रेंड को आगाह कर दिया था कि इससे बच के रहना। उनकी फ्रेंड तो बच गई लेकिन लेडी एस्टन नाम की एक लेडी थी जिन्होंने ईथल को काम पे रखा और मिस मार्पल उनको आगाह नहीं कर पाई और कुछ ही दिनों में ईथल भारी भरकम चोरी करके मिसेस एस्टन के घर से भाग गई थी। सब भौचक्के हो गए मिस मार्पल की कहानी को सुन रहे थे। तभी मिस मार्पल कहती हैं कि उन्हें मिसेस सैंडर्स को आगाह कर देना चाहिए था, लेकिन वो आगाह करती इसके पहले ही मिस्टर सैंडर्स ने उनकी हत्या कर दी। सब सुन के चौंक जाते हैं कि क्या मिसेस सैंडर्स की हत्या हो गई और मिस्टर सैंडर ने ऐसा क्यों किया। तब कहती हैं मिस मार्पल कि उन्हें पूरा का पूरा यकीन है कि मिस्टर सैंडर्स ने ही उनकी हत्या की है अपनी पत्नी की, लेकिन कोई भी सबूत उनके खिलाफ नहीं मिल पा रहे थे। ये सिर्फ उनके दिल की बात थी, उनका जो गॉड गिफ्टेड चीज़ थी उनके पास जिससे वो जान जाती थी। इससे ही वो जान पाई थी कि मिस्टर सैंडर्स जो थे वो हत्यारे थे अपनी पत्नी के, और इतनी स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट थी कि ये स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट उन्होंने इस केस को सॉल्व करने में यूज़ की। तो क्या हुआ था उस दिन जानते हैं हम लोग। ये लोग सब एक जगह पे रुके थे जिसका नाम था होटल हाइड्रा। बहुत बड़ा सा एक होटल था। वहीं पे तीसरे जो मंजिल थी वहाँ पर मिस्टर सैंडर अपनी पत्नी के संग रुके थे। उसी के बगल में सर्वेंट्स के रूम भी थे। क्रिसमस को कुछ ही दिन बचे थे। तभी वहाँ का जो होते हैं जो कर्मचारी होते हैं उनकी निमोनिया से डेथ हो गई। तब एक और लड़की रखी गई थी काम पे, लेकिन 2-3 दिन के अंदर उसको सेप्टिक हो गया, बेचारी वो भी मारी गई। अब ये जो होटल के लोग थे ये सोच रहे थे कि अगर इस तरह की न्यूज़ क्रिसमस टाइम पे जाएगी कि 2-2 कर्मचारी एक ही हफ्ते के अंदर मर गए हैं
तो बहुत थू-थू होगी उनके होटल की, इसीलिए उन्होंने उस लड़की की मौत को छुपा के रखा था। होटल में रुकने वाले कुछ चंद लोग ही इस बारे में जानते थे। उस रोज़ क्या हुआ था, क्रिसमस की एक दिन पहले लगभग दोपहर के टाइम पे मिस मार्पल अपनी 2 सहेलियों के संग नीचे लाउंज में बैठी हुई थीं। तभी मिस्टर सैंडर्स वहाँ पे बहुत तैयार होकर आते हैं। उनकी आँखों को देख के ही मिस मार्पल ना जाने क्यों उनको चिढ़ हो जाती थी और उन्हें लगता था कि जैसे उनकी आँखों से उनकी वफ़ादारी नहीं झलकती थी। उन्हें बार-बार ऐसा शक होता था कि मिसेस सैंडर्स ठीक हैं या नहीं। वो आके बहुत ऐसे दिलचस्प तरीके से बातें करते थे। वो कहते हैं कि क्या किसी को कोई क्रिसमस गिफ्ट चाहिए? मैं क्रिसमस गिफ्ट लेने जा रहा हूँ। सब मुस्कुरा देते हैं और उन्हें गुड विश करते हैं कि जाइए आप अच्छा-सा गिफ्ट ले आइए। मिस्टर सैंडर्स की जो माली हालत है वो बहुत अच्छी नहीं है इस समय। हालाँकि उनके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन जब प्रॉपर्टी बिकेंगी तभी उनके पास पैसा आएगा। विल में उनके पिता ने काफ़ी प्रॉपर्टी की है, लेकिन इस समय उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। उनकी पत्नी ने अपनी विल में जो ऐसे नॉमिनी होता है वो अपने पति को ही कर रखा है। अब पति ने पत्नी को कर रखा है, बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन दोनों के पास ही इस समय कैश की कमी है। खैर, मिस्टर सैंडर्स जो है जाते समय बताते हैं कि उनकी पत्नी जो है वो ब्रिज गेम, जो कि ताश का एक गेम होता है, वो अपनी सहेली के संग खेलने गई हैं और कुछ ही देर में वो वापस आ जाएंगी। खैर, मिस्टर सैंडर्स चले जाते हैं। लगभग 5 बजे का समय होता है और जो मिस मार्पल हैं ये ऊपर जाती हैं। इनको थोड़ा आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो डॉक्टर को दिखाने जाती हैं। वहीं ऊपर मंजिल पे डॉक्टर हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि किस तरह से बेचारी वो जो हाउसमेट थी वो कुछ घंटे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई है। उसे सेप्टिक हो गया था, उसने किसी को बताया नहीं, उसने इंजेक्शन नहीं लिया और उन्हें बहुत अफसोस है। खैर, ये सब बातें होती हैं, वहाँ से निकल ही रही होती हैं मिस मार्पल, तभी उन्हें फिर से दिखते हैं मिस्टर सैंडर्स, जो कि तैयार होकर ऊपरी मंजिल से उतर रहे थे। वो कहते हैं कि वो जा रहे हैं क्रिसमस गिफ्ट लेने और फिर से वही बात दोहराते हैं कि उनकी पत्नी जो है वो ब्रिज का गेम खेलने के लिए अपनी सहेलियों के यहाँ गई हैं। मिस मार्पल को थोड़ा अजीब लगता है कि बार-बार वो एक ही बात को क्यों दोहरा रहे हैं। खैर, वो चले जाते हैं। मिस मार्पल इधर लाउंज में आके चाय पीने लगती हैं। उस समय 6:15 का समय था। लगभग आधे घंटे के बाद मिस्टर सैंडर्स फिर से वापस होटल आते हैं। तब उनके साथ उनके 2 दोस्त भी थे। ये मिस मार्पल से मुखातिब होते हैं, साथ में उनकी 2 सहेलियों से, और कहते हैं कि उन्होंने क्रिसमस गिफ्ट अपनी वाइफ के लिए ख़रीद लिया है। वो एक इवनिंग बैग है और वो चाहते हैं कि वो इवनिंग बैग मिस मार्पल और उनकी सहेलियां भी देखें और उसको सेकेंडेड कर दें कि हाँ, ये गिफ्ट अच्छा रहेगा या नहीं। वो कहते हैं किसी भी वक्त उनकी पत्नी वापस आ सकती है, इसीलिए वो चाहते हैं कि वो लोग उनके संग ऊपर रूम में चलें और उनके रूम में चल के ही वो गिफ्ट देखें। मिस मार्पल और उनकी दोनों सहेलियां और वो दोनों आदमी जो मिस्टर सैंडर्स के साथ आए थे वो ऊपर तीसरी मंजिल पे उनके कमरे में जाते हैं। जब वो लोग कमरे में घुसते हैं और लाइट जलाते हैं तो सब के सब चौंक जाते हैं, चीख निकल जाती है, क्योंकि वहाँ पर मिस्टर सैंडर्स की जो पत्नी थी वो औंधे मुँह ज़मीन पे गिरी हुई थी और वो मर चुकी थी। मिस मार्पल तुरंत सतर्क हो जाती। उन्हें ना जाने क्यों लगता है कि मिस्टर सैंडर्स का ही हाथ है अपनी पत्नी को मारने में। मिस्टर सैंडर्स रोने बिलखने लगते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन मिस मार्पल को हर वक्त यही लग रहा था कि वो नौटंकी कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि अगर सच में ये नाटक कर रहे हैं तो गज़ब के अदाकार हैं, बहुत नेचुरल एक्टिंग कर रहे हैं ये। उनका चेहरा नीचे होता है मिसेस सैंडर्स का और उन्होंने टोपी लगाई होती है, एक लाल रंग की, लाल बहुत खूबसूरत सा उन्होंने कोट पहना होता है। तो ये मिस मार्पल कहती हैं कि कोई भी लाश को छुएगा नहीं। उनकी सहेलियां चीखी जा रही थी, रोई जा रही थी और बिल्कुल अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। मैनेजर वहाँ पे आता है। मिस मार्पल सबको बाहर निकलवाती हैं और रूम को लॉक कर दिया जाता है। मिस्टर सैंडर्स बहुत रो रहे थे, बहुत परेशान थे। नीचे मिस मार्पल बैठी थी। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन उस दिन जो लाइन थी टेलीफोन की होटल की वो ख़राब थी। इसीलिए जो होटल के मैनेजर थे वो एक आदमी को भेजते हैं पुलिस स्टेशन और थोड़ा टाइम लग जाता है, लगभग 45 मिनट का, जब तक पुलिस वहाँ आती है। पुलिस जाके ऊपर दरवाजे को खोला जाता है पुलिस के सामने और उनकी लाश जो थी मिसेस सैंडर्स की वो वहाँ पे वैसे ही इंटैक्ट पड़ी थी। जब मिस मार्पल पहले आई थी इस रूम में तब उन्होंने नर्व्स चेक की थी, पल्स चेक की थी उस लेडी की कि कहीं वो जीवित तो नहीं है, लेकिन उसके हाथ एकदम ठंडे थे और बदन अकड़ चुका था, रिगोर मोर्टिस शुरू हो चुका था मिसेस सैंडर्स की बॉडी का।
और जो दोस्त आए थे मिस्टर सैंडर्स के, वो बार-बार वहाँ पे खड़े होके एक ही बात कह रहे थे कि अरे ये तो बहुत देर से हमारे साथ है, ये तो पूरी दोपहर हमारे साथ रहा था। जैसे कि मिस्टर सैंडर्स कोई एलिबाई अपनी बताना चाह रहे हों कि अरे जिस समय तो कत्ल हुआ था मेरी पत्नी का, मैं यहाँ पर था ही नहीं। और कत्ल का जो वेपन था वो एक सैंड बैग था, एक स्टॉकिंग्स के अंदर बहुत सारी रेत भरी गई थी और उसे बहुत तेज़ से उनके सर के पीछे मारा गया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। ये जो इंस्पेक्टर आए थे इन्वेस्टिगेशन के लिए काफ़ी स्मार्ट थे, इंटेलिजेंट थे और मिस मार्पल को बहुत खुशी होती है कि एक अच्छा इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट कर रहा है इस केस को। इंस्पेक्टर को भी सिर्फ और सिर्फ मिस मार्पल ही वहाँ दिखती हैं, जो थोड़ी सेंसिबल और लॉजिकल बातें कर रही थीं, क्योंकि और जो लेडीज़ थीं वो रो रही थीं। अब मिस्टर सैंडर्स तो अपनी सुध-बुध खो ही चुके थे। वो पूछते हैं मिस मार्पल से कि ध्यान से आप इस बॉडी को देखिए और बताइए कि क्या ये लाश बिल्कुल हूबहू ऐसी ही पड़ी थी जब इसके पहले आप आई थीं? मिस मार्पल कहती हैं कि हाँ, ये लाश एकदम ऐसी ही पड़ी थी। उन्होंने किसी को भी लाश को छूने नहीं दिया। हालाँकि उन्होंने हाथ छू के देखा था उस डेड बॉडी का, उसका हाथ बिल्कुल ठंडा था और बॉडी अकड़ चुकी थी। उसके बाद मिस मार्पल अचानक से कहती हैं इंस्पेक्टर की कि वो हैट, वो टोपी, वो वहाँ पर नहीं थी। तो इंस्पेक्टर चौंक जाते हैं, कहती हैं मिस मार्पल कि क्या वो टोपी आप लोग ने हटाई है? क्योंकि जब पहले इन लोग आए थे तो जो कैप लगाई हुई थी उस मृत लेडी ने, मिसेस सैंडर्स ने, वो उनके सर पे थी, लेकिन अब वो टोपी ज़मीन पर उनकी लाश के बगल में गिरी थी। तो कहते हैं इंस्पेक्टर कि ऐसा तो नहीं कि कोई चोरी हुई हो। बोलते हैं इंस्पेक्टर कि क्या आपको याद है कि लाश ने पहले कान में बूंदे पहने थे या नहीं? हो सकता है इनके बूंदे बहुत महंगे रहे हों और हम लोग के जाने के बाद चोर आया हो और उनके बूंदे चुरा के ले गया हो। तब कहती हैं मिस मार्पल कि उन्होंने तो रूम लॉक कराया था, चोर कहाँ से आएगा? तो पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि हो सकता है चोर छुप के खड़ा हो इस कमरे में। मिस मार्पल कहती नहीं, उन्होंने खुद से पलंग के नीचे चेक किया था और सारे वार्डरोब्स को खोल के देखा गया था, पर्दों के पीछे चेक किया गया था। आखिर वो आदमी कहाँ छुपा होता? सिर्फ एक छोटा पतला सा वार्डरोब था जो बंद था, जिसका जो चाबी थी वो उन लोग को नहीं मिली थी। लेकिन बताया था जो मैनेजर थे वहाँ होटल के कि ये पतली-पतली शेल्फ हैं इस कबर्ड के अंदर, वहाँ कोई छुप के नहीं बैठ सकता। तब इंस्पेक्टर कहते हैं कि हो सकता है फायर प्लेस से कोई आया हो। इस पे मिस मार्पल का ध्यान जाता है कि हाँ, जो फायर प्लेस थी वो छत की तरफ निकलती थी। हो सकता है अगर कोई चाहे तो फायर प्लेस से अंदर आया हो। उनका ध्यान तो बार-बार मिस्टर सैंडर्स पे ही जा रहा था। उन्हें पूरा यकीन था कि मिस्टर सैंडर्स ने अपनी पत्नी को मारा, लेकिन कैसे? उनका पास एलिबाई था जिस समय उनकी मौत हुई थी। वो तो वहाँ पर मीन्स अपने फ्रेंड्स के साथ था, बार-बार ये गवाही दी गई थी। आगे बात जो पूछताछ शुरू होती है उससे कई बातें सामने आती हैं। मिसेस सैंडर्स की सहेलियों से भी पूछताछ होती है, जहाँ पर वो ब्रिज का गेम खेलने गई थी। वो बताती हैं कि वो लोग ब्रिज का गेम खेल रहे थे। लगभग 5:45 के पास में उनके पास एक कॉल आती है। कॉल उनके हस्बैंड की नहीं थी, किसी और आदमी की थी। तब मिसेस सैंडर्स उस कॉल को रिसीव करके बहुत खुश हो जाती हैं और बहुत शर्माने लगती हैं और कहती हैं कि उन्हें तुरंत कहीं जाना है, उनके लिए एक सरप्राइज़ है। तब ये शक होता है कि क्या मिसेस सैंडर्स का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। हो सकता है मिस्टर सैंडर्स ये बात नहीं जानते हों, कोई आदमी छुप के होटल के कमरे में उनसे मिलने आया हो और फिर वहाँ पर कुछ ऐसी बात हो गई हो, गर्मा-गर्मी हो गई हो और उनका कत्ल कर दिया गया हो। आखिर वो आदमी कौन था जिसने उनको कॉल किया था? इधर कमरे में अभी भी मिसेस सैंडर्स की लाश रखी हुई है और उसकी सारी बातें चल रही हैं, हर चीज़ चेक की जा रही है, उनके कान के बूंदे चेक हो रहे हैं, सब कुछ चेक हो रहा है। तभी मिस मार्पल अचानक से पुलिस इंस्पेक्टर से एक बात कहती हैं वो टोपी। वो बार-बार टोपी पर ही उनका ध्यान जा रहा था, क्योंकि जो कोट मिसेस सैंडर्स ने पहना हुआ था वो तो बहुत फ़ाइन क्वालिटी का था, बहुत महंगा था, लेकिन जो टोपी थी उससे मेल तो खा रही थी, लेकिन बहुत सस्ती टोपी थी, एक सस्ते से फेल्ट की टोपी थी। आखिर जो एक लेडी जाएगी कहीं बाहर घूमने, इतना अच्छा कोट पहनेगी, वो इतनी सस्ती टोपी क्यों लगाएगी? वह पुलिस इंस्पेक्टर से कहती हैं कि ज़रा सा इस लाश के सर पे ये टोपी वापस लगा कर देखी जाए। और सब लोग चौंक जाते हैं ये जान के कि वो टोपी बहुत छोटी थी, मिसेस सैंडर्स के सर में तो किसी तरह भी आ ही नहीं रही थी। तब अचानक से कहती हैं मिस मार्पल कि जो लाश इन्होंने पहले देखी थी दरअसल वो मिसेस सैंडर्स की थी ही नहीं, वो लाश तो किसी और की थी और ये लाश बदल दी गई है। पुलिस इंस्पेक्टर भी चौंक जाते हैं ये बात सुन के। मिस मार्पल कहती हैं कि ज़रूर जो एक लड़की है जिसकी कुछ देर पहले हत्या मतलब कि मर गई थी वो सेप्टिक से, तो ऐसा तो नहीं कि
किसी ने उसकी लाश इस कमरे में लाके डाल दी और फिर मिसेस सैंडर्स का खून करके ये लाश बदल दी गई। बात तो बहुत ट्विस्ट और टर्न से भरी थी, लेकिन तुरंत उस लाश को चेक किया जाता है। अभी तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। वो उसी बगल के कमरे में जहाँ सर्वेंट्स क्वार्टर था, वहीं पे उस लड़की की लाश पड़ी थी। वह टोपी जैसी उस लाश को लगाई जाती है, बिल्कुल वह टोपी फिट हो जाती है। जब मिस मार्पल ने पहले उस लाश को देखा था, तब तो उस लाश के सर पे टोपी फिट थी, लेकिन बाद में ऐसा हुआ था कि टोपी बगल में रखी थी और वो टोपी किसी भी तरह उस लाश को नहीं आ रही थी। तब पुलिस एक्सपर्ट को बुलाती है, डॉक्टर को, और मालूम पड़ता है कि जो लाश मिसेस सैंडर्स की पड़ी है उसमें रिगॉर मॉर्टिस अभी तक शुरू नहीं हुआ था। उस बॉडी को मरे हुए मुश्किल से 10 से 15 मिनट ही हुए थे। जब पुलिस लोग वहाँ पर आए थे 15 मिनट हुए थे, जबकि जब पहले आई थी मिस मार्पल, उन्होंने बॉडी को छुआ था तो वो उसमें रिगॉर मॉर्टिस स्टार्ट हो चुका था, बॉडी अकड़ चुकी थी और बिल्कुल ठंडी थी। तब सारे इस कहानी को सुनते रहते हैं और सब दांतों तली उंगली चबा लेते हैं कि आखिर हुआ क्या था। अगर सच में मिस्टर सैंडर्स ने मारा अपनी पत्नी को तो कैसे मारा था। तब मिस मार्पल हंसने लगती हैं और बताती हैं कि मिस्टर सैंडर्स उनकी उम्मीद से भी बहुत चालाक थे। दरअसल जब मिस्टर सैंडर्स ने ये बात सुनी कि एक लड़की की मौत हो गई है सेप्टिक से, तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। जब उनकी पत्नी मिसेस सैंडर्स जब ताश खेलने के लिए अपनी सहेलियों के यहाँ चली गईं, तब मिस्टर सैंडर ने वो लाश घसीटी सर्वेंट्स क्वार्टर से और उसको अपने कमरे में औंधे मुंह रख दिया। उसके बाद उन्होंने लाश के कपड़े बदल दिए, अपनी पत्नी के महंगे वो कोट पहना दिया लाल रंग का। लेकिन एक जगह मिस्टर सैंडर्स मात खा गए, जिसकी वजह से उनकी चोरी पकड़ी गई, वो टोपी। उन्हें मैच खाती हुई टोपी नहीं मिली अपनी पत्नी की, क्योंकि उनकी पत्नी ने छुपा कर एक क्रिसमस गिफ्ट खरीद रखा था अपने पति के लिए। बहुत सुंदर सी हैंकीस पे उन्होंने कढ़ाई की थी और इसीलिए जिस अलमारी में उन्होंने उस हैंकी को रखा था उसी में उनकी हैट रखी थी और उन्होंने उस अलमारी को लॉक करके उसकी चाबी अपने पर्स में अपने साथ रखी हुई थी। अब मिस्टर सैंडर्स फंस गए। अगर टोपी वो नहीं लगाते तो बालों का रंग जान के सब लोग तुरंत पहचान जाएंगे कि ये मिसेस सैंडर्स नहीं है। इसीलिए फिर से वो सर्वेंट के रूम में गए और टोपी उसकी ले आए, जो सस्ती सी टोपी थी, जिसको देख के मिस मार्पल को शक हो गया था उन पे, उसको पहना दिया। उसके बाद ये नीचे उतर के आए और सबसे कहा कि देखो देखो, मैं क्रिसमस का गिफ्ट लेकर आया हूँ अपनी पत्नी के लिए, क्या तुम लोग मेरे संग चलोगे, देखना चाहोगे। उसके पहले ये आधे घंटे के लिए बाहर चले गए थे, जब इन्होंने एलिबाई इकट्ठा कर ली थी अपने दोस्तों को कि देखो देखो चलो मेरे साथ, तुम लोग भी मेरे होटल में चलो। उनके दोस्त गवाह बन गए थे कि ये आदमी तो आधे घंटे से हमारे साथ ही है। उसके बाद जब रूम में ये लोग जाते हैं तब वहाँ हंगामा मचता है कि मिसेस सैंडर्स मर गई। लेकिन क्योंकि फिर से जो मैनेजर था वो उस रूम को लॉक कर देता है, सब नीचे उतर जाते हैं और बड़ी चालाकी से मिस्टर सैंडर ने फ़ोन की लाइन काट दी थी होटल की। इसीलिए पुलिस को जब बुलाया जाता है तब मिस्टर सैंडर को लगभग 40 मिनट का टाइम मिलता है। थोड़ी देर तो वहाँ पे वो टहलते रहते हैं जब तक वो सबकी नज़र में होते हैं। फिर ये चुपचाप पिछले दरवाजे से जाते हैं और जाके अपनी पत्नी को फ़ोन करके बुला लेते हैं होटल में कि तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मैंने प्लान किया है। उनकी पत्नी भागे भागे वो ब्रिज का गेम छोड़कर आती हैं, किसी को नाम भी नहीं बताती अपने पति का, क्योंकि उन्होंने मना किया था। और मिसेस सैंडर्स पीछे के दरवाजे से चुपचाप अपने कमरे में जाती हैं। वहाँ जब ये जाती हैं तो मिस्टर सैंडर कहते हैं कि अरे देखो, किसी की बॉडी पड़ी हुई है हमारे कमरे में। मिसेस सैंडर जब झुकती हैं तो मिस्टर सैंडर तेज़ी से उनके सर पे वार करते हैं उसी सैंडबैग से और वो औंधे मुँह वहाँ गिर जाती हैं। उस लड़की जो मेड थी उसकी बॉडी में से फिर से वो कपड़े उतारते हैं, अपनी पत्नी को पहनाते हैं और उस मेड की लाश को वापस उसके रूम में रख के आते हैं। लेकिन जब वो टोपी पहनाने चलते हैं तो उनकी पत्नी के सर पे वो टोपी फिट नहीं आती, इसलिए जल्दीबाजी में वो टोपी बगल में डाल देते हैं और वापस फायर प्लेस से निकल के इस बार ऊपर भाग जाते हैं। चोर दरवाजे से ये बालकनी से होते हुए शायद अंदर आए होंगे। इस बात का ठीक से खुलासा नहीं किया गया कि वो अपनी पत्नी को किस तरह से रूम में लेकर आए थे, अगर रूम लॉक था, लेकिन ये बताया गया कि वो फायर प्लेस से बाहर गए थे। सारे इस कहानी को सुन के बहुत चौंक जाते हैं कि किस तरह शातिर हो सकता है एक आदमी और किस तरह मिस मार्पल की पार की निगाह ने उन्हें पकड़ लिया था, जिसके वजह से वो फंस गए और फंसते ही चले गए। उसके बाद पूछा जाता है कि आखिरकार हुआ क्या सज़ा मिली थी मिस्टर सैंडर्स को। तब बताती मिस मार्पल की हाँ, उन्हें फांसी की सज़ा हुई थी इसके लिए, और ये जो केस था वो सॉल्व हुआ था और उनको दोषी करार दिया गया था।
ये कहानी तो यहीं पे ख़त्म होती है। बहुत ही ट्विस्ट और टर्न से भरी हुई कहानी थी। टाइम का जो है इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि किस तरह टाइम को सेट किया था मिस्टर सैंडर ने, किस तरह से फ़ोन की लाइन काट दी थी। सिर्फ वो मात खा गए थे उस टोपी की वजह से। अगर वो हैट वाली अलमारी उस दिन खुली मिल जाती, अगर उनकी पत्नी ने अपने प्यार करने वाले पति के लिए वो हैंकीज़ को एम्ब्रॉयडर करके छुपाया ना होता, तो शायद मिस्टर सैंडर्स एकदम बच के निकल जाते और खूनी होने के बावजूद भी वो आज़ाद घूमते, जैसा कई बार होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जुड़े रहें मेरे चैनल से, सुनते रहें इंटरेस्टिंग कहानियाँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय फॉर नाउ।